मैं सभी उन प्रतिभागियों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के अंदर विशिष्ट काम किया, भारत का नाम किया और समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों की सेवा की, उनके कल्याण के बारे में विचार किया, ऐसे सभी एक्सेलेंसी अवार्ड के उन महान भावों को मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से अमित उपाध्याय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना जीवन एक पत्रकारिता के साथ किया। बीबीसी में लंबे समय तक काम किया। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए CSR क्षेत्र में समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो लोग उत्कृष्ट काम करते हैं, गरीब वंचित लोगों की जिंदगियों को बदलने का काम करते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनके किए गए काम को समाज को बताना, सम्मान दिलाना, ताकि समाज के और लोगों को भी या समाज के अंदर प्रतिष्ठित कंपनियों को भी प्रेरणा मिले सामाजिक सेवा की। आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में अपर हाउस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्होंने अपने समय के अंदर भारत का गौरव बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और दुनिया में भारत के झंडे को ऊंचा करने का काम किया, श्रीमती PT उषा जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके नेतृत्व में ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक के अंदर हमने देखा, पैरा ओलंपिक में किस तरीके से हमारे खिलाड़ियों ने कई गोल्ड मेडल प्राप्त किए, सिल्वर मेडल प्राप्त किए और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, चाहे ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में। लेकिन इनका लक्ष्य और है कि जब तक भारत का झंडा दुनिया में सबसे ऊपर नहीं पहुंचेगा, PT उषा जी इसी तरीके से काम करती रहेगी। हमारे लोकसभा में हमारे सांसद रविंद्र वायकर जी, हमारे मित्र राहुल शेवाले जी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीनियर श्री गोपाल शेट्टी जी और यहाँ पर आए सभी प्रतिष्ठित भाई और बहनों, मैं विशेष रूप से आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने समाज के उस गरीब व्यक्तियों के आंसू पोंछने का काम किया, उनकी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए प्रयास किया और कैसे उनकी जिंदगी अच्छी हो सकती, कुशल हो सकती है। अपनी कंपनियों में व्यक्तिगत रूप से भी जो आपने समाज से धन अर्जित किया, उसको समाज में समर्पित करने का पुण्य और कल्याण का काम किया। मैं मानता हूं कि सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है, राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सरकार ने कई नीतियां, योजनाएं बनाई है समाज के आर्थिक रूप से बदलाव की, सामाजिक जीवन के बदलाव की। और आज हम 75 वर्ष की इस यात्रा में देख सकते हैं कि भारत में सामाजिक आर्थिक बदलाव हुआ है। देश के अंदर नए अवसर मिले हैं,
दुनिया में भारत की सामर्थ्य बढ़ी है, शक्ति बढ़ी है, और आज हम सबको गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान भी बढ़ा है, विश्वास भी बढ़ा है, और दुनिया के अंदर हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर, दुनिया की महत्वपूर्ण चुनौतियों पर, दुनिया की बहुत सारी नीतियों का नेतृत्व कर रहे हैं, दिशा देते हैं। आज दुनिया के अंदर हो रहे बदलाव के अंदर अगर सबसे ज्यादा बदलाव की नीतियां बनाने का काम किया, एक नई दिशा देने का काम किया, तो भारत ने किया, भारत के प्रधानमंत्री ने किया। और इसीलिए हमने भारत के अंदर भी समाज की उन गरीब, वंचित, अभाव में रहने वाले लोगों की, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से लोगों के विकास उनके घर तक पहुंचे, और बरसों तक जो समस्याएं समाज में थी, उन समाज की उन समस्याओं को, जो पूरे देश की समस्याएं थी, उन समस्याओं को समाधान के रास्ते निकाले। मुझे खुशी है कि आज देश में बदलाव की दिशा बन रही है। कई ऐसे दृष्टिकोण अपनाए जो समाज में एक नई दिशा दे रहे हैं। बरसों तक जिन समस्याओं, जिन कठिनाइयों, चुनौतियों के लिए समाज के वर्गों ने संघर्ष किया, आज उसमें बदलाव आ रहा है। और समाज में बदलाव के साथ समाज को प्रेरणा देना, ये भी एक प्रयास किया गया। और विशेष रूप से मैं उन सब लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सरकार के साथ साथ अपने निजी प्रयासों से भी समाज में बदलाव करने का काम किया। हम सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम करते हैं। हमारे मित्र सुधीर मुंगटीवार जी आए, अभी वर्तमान में हैं, हमारे साथ लंबे समय तक राजनीतिक सामाजिक जीवन में काम किया। जब राजनीतिक जीवन में काम करते हैं, सामाजिक जीवन में काम करते हैं, तो लोग सवाल पूछते हैं कि आपको इस राजनीतिक जीवन में क्या ऊर्जा मिलती है कि आप इतने लंबे समय तक काम करते हैं। ये हर राजनीतिक व्यक्ति से, समाज के एक व्यक्ति के जीवन में सवाल रहता है। और मेरा मानना है, समाज जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके प्रयासों से किसी के चेहरे पर खुशी आती है, उत्साह आता है, उसको संतोष मिलता है, तो काम करने वाले को भी उतनी ऊर्जा मिलती है, उतना उत्साह मिलता है। और मुझे पता है आप सब लोगों ने भी उसी तरीके से समाज के वंचित, गरीब व्यक्ति जो असहाय हैं, उनको जीवन में बदलने का प्रयास किया, और आपके प्रयासों से काफी बदलाव भी आया। मैं बंबई में आया हूं तो बंबई की 2-3 स्टोरी मुझे हमेशा याद रहती है। एक बंबई के अंदर मैंने एक इंग्लिश के पेपर में आज से 10 साल पहले एक स्टोरी पढ़ी। उसमें लिखा था कि 2 कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे अपने बैग के अंदर चप्पल, जूते पुराने रखकर निकलते थे, और जो भी उनको दिखता था उसको चप्पल, जूते पहना देते थे। मैंने वो स्टोरी को सोचा, मैंने कहा ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि तपती धूप के अंदर लोग पैदल निकलें और पैर में चप्पल न हो।
मैं एक दिन शहर में निकला, जब बहुत तेज धूप थी, पैर में अगर रखो तो जल जाए, तो मैंने देखा कि ऐसे कई सारे लोग मिले मुझे जो पैर में चप्पल नहीं थे। एक परिवार ऐसा भी मिला कि पिता थे, माँ थी और बेटी थी, तीनों पे चप्पल नहीं थी। मैंने उसी दिन कहा सभी कार्यकर्ताओं बुला के कहा कि अपने अपने गाड़ी के अंदर, अपने समाज में जो कुछ भी आपको दिखे वो चप्पल जूते रखो, और किसी के तपती धूप में जो देखो उसको चप्पल पहना दो। ये छोटा काम है, लेकिन उन बच्चों की उस स्टोरी से मुझे प्रेरणा मिली। ऐसे ही कोटा के अंदर एक बार जेके लोन हॉस्पिटल, जो हमारे बच्चों का हॉस्पिटल है, उसमें एक साथ 15-20 बच्चों की मरने की खबर आई। पॉलिटिकल आदमी है, राजनीति व्यक्ति हैं, गए हॉस्पिटल में, पूछा क्या कारण है। कुछ तर्क रहे होंगे, हॉस्पिटल की कमी कुछ रहे होंगे। मैंने सोचा कि उनके परिवार के लोगों से जाके मिले। जब उनकी माँ से मैं मिला, उनके घर पे मैं गया, सबके घर पर, तो मैंने देखा कि उनके पास 2 टाइम की रोटी का इंतजाम नहीं था। उनका वजन इतना कमजोर था, आर्थिक स्थिति दयनीय थी। तो मैंने सोचा कि जब इस माँ के बच्चा पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है, खुद को खाने के 2 टाइम की रोटी का इंतजाम नहीं, तो बच्चा कैसे स्वस्थ होगा। सरकार प्रयास करती है, कई अभियान भी चले हैं। हमने अमित उपाध्याय जी की तरह कुछ लोगों से कहा कि ऐसे जितने लोग जिनकी उम्र 45, जिनकी महिला की वजन 45 किलो से कम है, उसको चिन्हित किया जाए। और हमने पिछले 2 साल तक लगातार ऐसी महिलाओं को चिन्हित कर उनको पूरे 9 महीने और 2 महीने डिलीवरी के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद, उनको एक ऐसा किट दिया जिससे सामान्य रूप से वह खा सके और थोड़ा परिवार भी खा सके। मैंने देखा कि जब 9 महीने बाद, 10 महीने बाद हमने उतनी 3000 महिलाओं का अध्ययन कराया, उसमें किसी का भी बच्चा नहीं मरा। हमने उसको कहा कि माँ भी स्वस्थ और बच्चा भी स्वस्थ, सुपोषित माँ अभियान के तहत मन को अच्छा लगा कि कम से कम समाज के आप जैसे लोगों के प्रयासों से वो बच्चा भी स्वस्थ और माँ भी स्वस्थ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमने ये सब छोटी छोटी बातें हैं। हॉस्पिटल में एक दिन मैं चला आ रहा था, तो एक व्यक्ति जिसकी कमीज फट रही थी, धोती फट रही थी, गांव का था, हमारी भाषा में मैंने पूछा उससे कि बाबा कैसे आए हो, कब बहू की डिलीवरी हुई है, मेरी भाषा बताओ। मैंने कहा तुम रजाई तो नहीं लेके आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने आदमी कितने हो, कि हम 3 आदमी। मैंने कहा एक रजाई में काम कैसे चलेगा? तो उसने कहा कि जो रजाई है वो रजाई किराए से लेके आया हूँ और उसका किराया 20 रुपया है, लेकिन रजाई का एडवांस उसने मुझसे 1000 रुपया लिया है, इसलिए मेरे पास इतना ही पैसा था, इसलिए एक रजाई से काम चलाया। हमने कहा कि क्यों नहीं हॉस्पिटल के अंदर, बाहर लोग कितने सोते होंगे जो खुले आकाश में सोते होंगे, उन सबको एक कंबल, एक रजाई दी जाए, शाम को दी जाए, सुबह ले लें। और समाज में सभी तरह के लोग होते हैं। लोगों ने कहा कि बिड़ला जी ये कंबल रजाई आप जो दे रहे हो और आपका मन विचार है कि वह रात को ओढ़ ले और सुबह दे देगा, आपकी एक कंबल एक रजाई नहीं आनी है। मैंने कहा हो सकता है नहीं आए, तो वो कंबल रजाई, एक कंबल और एक रजाई के मिलाकर 600 रुपया था। मैंने कोई बात नहीं, 200 कंबल 200 कवर रजाई। आप मानिए 10 साल से पिछले हॉस्पिटल के अंदर कंबल रजाई दी जा रही है, और 10 साल का अनुभव बता दूं, 90%
कंबल रजाई रोज वापस सुबह जमा करा के लोग जाते हैं शाम को। हर चीज को जब प्रैक्टिकल करो तो आप देखेंगे गरीब का कितना ईमान होता है। हमने एक बार प्रसादम चलाया, भोजनालय चलाया। मैंने कहा जो आए निःशुल्क भोजनालय। अब निःशुल्क भोजनालय चलाया तो कई लोगों से कहा समाज का एक व्यक्ति पैसा नहीं देगा, हर व्यक्ति सुबह का अलग शाम का अलग देगा। 365 दिन 750 दिन होते हैं, देने वाले 1400 थे। लेकिन आप मानिए हमने जब शुरू किया था प्रसादम, जब 1400 लोग थे, धीरे 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 300-400 लोग रहे। और मैंने रास्ते में देखा कि लोगों का ईमान होता है, थापड़ी बनाते हैं, 2 टाइम की रोटी बनाते हैं, मजदूरी करके वापस टापड़ी से चल जाते हैं। मतलब समाज के अंदर गरीब के बहुत ईमान होता है। और इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके प्रयास बहुत अच्छे हैं और सफल प्रयास हैं। निश्चित रूप से आपके प्रयासों से किसी के एक की जिंदगी में भी अगर चेहरे पे खुशी आती है तो इससे बड़ा पुण्य का काम करो। हमेशा हर समय जब निकलें हमारी नज़र सड़क पर उस गरीब व्यक्ति पर रहे कि उसके क्या अभाव हैं, क्या उसकी कठिनाई हैं, क्या उसकी चुनौती हैं, क्या उसकी ज़िंदगी में बदलाव कर सकते हैं। जब आप ऐसा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको नई ऊर्जा मिलेगी, नई खुशी मिलेगी, आपको मन को नई प्रसन्नता मिलेगी। आपको लगेगा कि मैंने एक व्यक्ति के चेहरे पे खुशी लाया है, इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। और मुझे खुशी है कि आप सब अपने अपने स्तरों पर इस पुण्य का काम कर रहे हैं। क्योंकि कई गरीब की ज़िंदगी ऐसी रहती है, जिस गरीब के पास अगर आप चले जाएं। मैं एक दिन कोटा हॉस्पिटल में गया तो एक बूढ़ी माँ खड़ी थी, देखते पता चल गया कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की ताकत नहीं है इसमें, चेहरे से कपड़ों से। तो मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा बेटा एडमिट है। मैंने कहा क्या हुआ? साहब रोज 3000 रुपये लगते हैं। मैंने कहा क्या करती हो? कि मजदूरी। मैंने कैसे करोगी? कि मांग के लाई हूँ, कुछ जमीन है उसको गिरवी रख के लाया हूँ, बच्चे को बचाना है। ऐसे बहुत सारे जीवन के अंदर आपके जीवन में समय समय पर जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमें समाज में और करना चाहिए, और करना चाहिए, और करते रहना चाहिए। जब तक हमारा प्रयास ये चलता रहेगा हम समाज में बदलाव लाते हैं। आपने देखा कोविड के समय किसी ने कुछ किसी से नहीं कहा। जहां जिसको लगा उसने अपने अधिकतम प्रयास किए कि मेरे प्रयासों से किसी की जिंदगी बच जाए। कोई ने भोजन कराया, कोई ने चप्पल दी, कोई ने पानी दिया, कोई ने इलाज में। मतलब हालत ये थी कि ऑक्सीजन कंसेंट्रेट हिंदुस्तान में कहीं मिल नहीं रहे थे। दानदाताओं की कमी नहीं थी, जिस रेट पर मिले उस रेट पर लोगों ने दानदाताओं पे ली। लेकिन ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का बात किया। हमारे अभी धनराज जी यहाँ बैठे थे, मिले थे मुझे धनराज जी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन की कमी थी, मैं टेंशन में था। तो मेरी बेटी ने कहा कि धनराज जी से मेरी मुलाकात है। मैंने बात कर बेटा, कोई ऑक्सीजन का टैंकर मिल जाए। तो आप बताओ, वह पूरे टाइम घर छोड़कर जितनी ऑक्सीजन का उत्पादन हो सकता था वह करते रहे, बचाते रहे। ऐसा नहीं कि मैं एक बार जब कोटा में पता चला राहगीर जा रहे हैं, रास्ते में लोग जा रहे हैं, तो पैदल जा रहे थे कुछ लोग। तो मैंने सोचा कि पैदल लोग जा रहे होंगे, इनके भोजन का इंतजाम कौन कर रहा होगा, इनकी चप्पल का, इनके अंदर उनका खाने का, ठहरने के अंदर। अब आदमी को गलतफहमी रहती है कि हम ही समाज सेवी हैं, हमें भी गलतफहमी थी कि यार अपन ही देखने वाले हैं। मैंने ऐसे ही पूछा कोटा में, मैंने कहा लोग निकल रहे हैं उनका क्या इंतजाम है? तो लोगों ने कहा
हर 10 किलोमीटर पर कोई ना कोई भोजन बनाने वाला है, हर 10 किलोमीटर कोई चप्पल देने वाला है, कोई पानी देने वाला है, कोई बिस्कुट देने वाला है। कुछ ना कुछ अपनी गाड़ियां लेकर लोग बाग निकल रहे हैं। और जिसको जो देखो, जो प्रयास हो, वो सबने प्रयास किया। अपने कोविड होते हुए भी लोगों ने अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करते हुए समाज के उस गरीब वंचित व्यक्ति की चिंता नहीं करी। ये भारत की ताकत है, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत के संस्कार है। और इसीलिए हम दुनिया के अंदर उस कोविड की चुनौतियों से इसलिए जीत पाए कि हमारे में ये संस्कृति संस्कार थी कि जहाँ भी अभाव देखो, वंचित देखो, गरीब देखो, उसकी सेवा के लिए खड़े हो जाओ। यही हमारी ताकत थी कि दुनिया में कितने बड़े विकसित देश हो, वहाँ भी सारी व्यवस्था होने के बाद भी वहाँ के सारा सिस्टम कोलैप्स होता गया। लेकिन हमारी सामूहिकता की ताकत ने, हर गांव के अंदर चले जाए तो गांव में लंगर, शहर में चले जाए तो भोजन, किसी ने किसी को भी अभाव में नहीं देखा। यही हमारी सामर्थ्य है और यही ताकत है। और इसके प्रयास के लिए अमित उपाध्याय जी जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। ये प्रयास अनवरत चलते रहना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए। जिसको जहाँ देखे समाज में अभाव, गरीब, वंचित को, वहीं 2 कदम हाथ बढ़ा दो, उसके आँख के आंसू पोंछ लो। इससे बड़ा पुण्य काम कुछ नहीं हो सकता। आप सबने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया। कुछ लोगों को ही अवार्ड दे पाए अमित जी, लेकिन काफ़ी लोगों ने प्रयास किया। उन सबको बधाई देता हूँ। मैं आप सबसे फिर मिलूँगा, आपके अनुभव भी जानूँगा कि आप किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे काम कर रहे हैं। मैं मेरे अनुभव भी शेयर करूँगा और हम सब मिलकर समाज के वंचित, गरीब, अभाव में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों को ठीक करेंगे। हम जब विकसित भारत के सपने को देखते हैं तो विकसित भारत के सपने सामूहिकता के साथ मिलकर होंगे, 140 करोड़ लोगों के प्रयासों से होंगे। और जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो विकसित भारत के सपने को 2047 के पहले कर पाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं।